तो हम लोग कल सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 यहां पर बात खत्म हुई थी कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 को समझाने के लिए हमने आरपीएफ जीआरपी इसका उदाहरण लिया। हमने कहा था कि आरपीएफ ये रेलवे पुलिस फोर्स है और रेलवे पुलिस फोर्स का गठन इसलिए किया गया है ताकि रेलवे और रेलवे की संपत्ति इसके विरुद्ध यदि कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध का अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही उस अपराध के संबंध में रेलवे पुलिस फोर्स कर सके। हालांकि रेलवे पुलिस फोर्स तो अपराध के संबंध में सिर्फ अन्वेषण की कार्यवाही करेगी, लेकिन रेलवे पुलिस फोर्स जिस अपराध का अन्वेषण करेगी उस अपराध के संबंध में जांच, विचारण, अन्य कार्यवाहियां ये सब तो चलेंगी। उस अपराध में भी जमानत संबंधित व्यक्ति को लेनी ही होगी। अगर किसी के ऊपर आरपीएफ कोई अभियोग पंजीकृत करेगी, अर्थात रेलवे एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगेगा कि उसने कोई अपराध किया है, जैसे आप रेलवे की संपत्ति की चोरी करें तो वो आरपीएफ से गवर्न होगा और रेलवे एक्ट उस संबंध में काम करना शुरू करेगा। तो रेलवे एक्ट के अंतर्गत अगर आपने अपराध किए हैं तो भी उन अपराधों का विचारण, जांच, अन्वेषण और अन्य कार्यवाहियां ये सब चलेगा और उसे करने की अधिकारिता रेलवे मजिस्ट्रेट की होती है और साथ ही साथ रेलवे पुलिस फोर्स इसकी होती है। रेलवे के संबंध में दो प्रकार के पुलिस बलों का गठन है। एक को आप राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी इस नाम से जानते हैं, और जीआरपी का जो गठन है वो इसलिए किया गया है कि अगर जो रेलवे स्टेशन है, ये जो ट्रेन है, इसके भीतर आईपीसी और अब भारतीय न्याय संहिता इससे संबंधित अपराध यदि किए जाते हैं तो उनका अन्वेषण जीआरपी करेगी और उनका जांच, विचारण आदि की कार्यवाहियां ये संबंधित जिस जिले में वो होंगी उस जिले का सीजेएम, सेशन जज आदि आदि ये सारे कुछ करेंगे। अपराध जिस प्रकार विचारणी हो, सेशन जज के द्वारा या सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी होगा तो उस जिले के सेशन जज, और अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होगा तो उस जिले में जो मजिस्ट्रेसी जिसका प्रमुख सीजेएम होगा और जिसमें एसीजेएम और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी ये भी होंगे, उनके द्वारा उसका विचारण, जांच, अन्य कार्यवाहियां उस अपराध के संबंध में की जाएंगी। लेकिन जहां तक आरपीएफ का सवाल है तो आरपीएफ जिन अपराधों का अन्वेषण करेगी उनके संबंध में संज्ञान की अधिकारिता किसे होगी? रेलवे मजिस्ट्रेट। अब वो रेलवे मजिस्ट्रेट इन्हीं मजिस्ट्रेटों में से ट्रांसफर करके भेजे जाते हैं, यानी यहां जो मजिस्ट्रेट तैनात है यही रेलवे मजिस्ट्रेट होगा और जो रेलवे मजिस्ट्रेट है वही यहां तैनात हो जाएगा। और उन रेलवे मजिस्ट्रेटों के बैठने के जो न्यायालय है, ठीक है, वे जिस जिले में स्थित है उस जिले की सीमाओं पर उनकी अधिकारिता का विस्तार तो होता ही है, साथ ही साथ उनकी अधिकारिता का विस्तार उन जिलों पर भी होता है जहां वे अपनी बैठक नहीं करते। आरपीएफ का थाना, आरपीएफ की चौकी ये तो किसी भी जिले में होगी और किसी भी जिले में रेलवे की संपत्ति से संबंधित अपराध ये भी होंगे। शाहजहांपुर यहां भी आरपीएफ का, ठीक है, पुलिस स्टेशन ये है। लेकिन आरपीएफ के द्वारा जिन अपराधों का अन्वेषण किया जाएगा उस अन्वेषण के आधार पर प्रस्तुत आरोप पत्र पर जिसे संज्ञान की अधिकारिता है वो रेलवे मजिस्ट्रेट कहां बैठता है? बरेली। वो शाहजहांपुर में नहीं बैठता,
ठीक है, और शाहजहांपुर बरेली दोनों जिले उसके क्षेत्राधिकार के भीतर हैं। अब शाहजहांपुर में रेलवे की संपत्ति से संबंधित अपराध हुआ। शाहजहांपुर की आरपीएफ पोस्ट जो है उसने उसको इन्वेस्टिगेट किया। उस पर संज्ञान की अधिकारिता किसको है? रेलवे मजिस्ट्रेट को। रेलवे मजिस्ट्रेट कहां बैठ रहा है? आपका शाहजहांपुर जिले के बाहर। उसकी बैठक के जो मामूली स्थान है, ठीक है, वे इस जिले की सीमाओं के भीतर स्थित नहीं है। या यूं कह लें, रेलवे मजिस्ट्रेट एक ऐसा मजिस्ट्रेट है जो अपनी बैठक जिस स्थान पर करता है वो स्थान जिस जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, उस जिले की सीमाओं के बाहर भी उसकी मजिस्ट्रेट संबंधी अधिकारिता का विस्तार है, यह कहा जा सकता है। अब सवाल यह है कि रेलवे मजिस्ट्रेट जो डिसाइड करेगा वो शाहजहांपुर के बाहर बैठा है और अपराध शाहजहांपुर जिले की सीमाओं के भीतर हुआ है। रेलवे मजिस्ट्रेट ने बेल दे दी, ठीक है। रेलवे मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्त कर दिया, ठीक है। लेकिन रेलवे मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध कर दिया, अब अपील होनी है। रेलवे मजिस्ट्रेट ने बेल खारिज कर दी, अब सेशन से बेल मांगी जानी है, ठीक है। तो सेशन जज बरेली से मांगे या सेशन जज शाहजहांपुर से मांगे? क्योंकि जिसने खारिज की वो बरेली बैठ रहा है और जहां अपराध हुआ वो शाहजहांपुर में है, ठीक है। आखिर किसे कॉम्पिटेंट कोर्ट माने, ठीक है, ये समस्या पैदा हो रही है। अच्छा चलिए, दोष मुक्त हो गया, स्टेट अपील में जाना चाहती है। भाई स्टेट को क्या अपील में जाने का अधिकार नहीं है? लागू तो यही सीआरपीसी होगी 4 सबसेक्शन 2 के प्रभाव से। भाई 4 सबसेक्शन 2 के प्रभाव से यही सीआरपीसी लागू होगी, और जब यही सीआरपीसी लागू होगी तो अपील स्टेट जाना चाहती है, स्टेट बेल कैंसिलेशन में आना चाहती है, ठीक है। तो सवाल यह है कि कहां जाए? सेशन जज बरेली के यहां या सेशन जज शाहजहांपुर के यहां? इस स्थिति के समाधान के लिए यह उदाहरण हमने रेलवे संपत्ति के संबंध में दिया है। अन्य, क्योंकि हमारा सबका इसी प्रकार की स्थिति से पड़ता है, अन्य विधियां भी ऐसी हो सकती हैं जिनके अंतर्गत किए गए अपराधों पर संज्ञान करने की अधिकारिता जिन मजिस्ट्रेटों को हो, वे अपनी बैठकें जिस स्थान पर करते हैं वो स्थान जिस जिले में आता हो, उस जिले की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अतिरिक्त अन्य जिले भी उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में हो सकते हैं। उदाहरण हमने रेलवे का दिया, यह स्थिति हो सकती है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता का विस्तार उस जिले की सीमाओं के बाहर भी हो रहा है, जिस जिले में उसकी बैठक का स्थान ये स्थित है, उस दशा में उस न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस सीजेएम और किस सेशन जज की अधिकारिता के भीतर काम करता हुआ माना जाए, इस समस्या का समाधान सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में किया गया है। यहां कहता है कि जहां धारा 9 या 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थिति उस जिले के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें करता है, बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रतिनिर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, ऐसा मजिस्ट्रेट किसके लिए कहा? वो मजिस्ट्रेट जिसकी बैठक का
मामूली स्थान जिस जिले में स्थित है उस जिले की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर भी उसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर जो अधिकारिता है उसका विस्तार हो रहा है, उसके लिए उन्होंने ऐसे मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो कहता है कि वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। उसकी अधिकारिता जहां जहां तक विस्तृत हो रही है उस संपूर्ण क्षेत्र में जो सेशन न्यायालय और जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारिता रखते हैं उन सबके प्रति, ठीक है, वो निर्देश जो सीजेएम और सेशन न्यायालय के संबंध में इस संहिता के द्वारा दिया गया है और जो निर्देश इस न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में उन सभी सेशन जज और सीजेएम के प्रति वो निर्देश माना जाएगा। यानी वो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो रेलवे मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहा है, सीजेएम बरेली, सीजेएम शाहजहांपुर, सेशन जज बरेली और सेशन जज शाहजहांपुर सबके अधीन समझा जाएगा, सबके नियंत्रण में समझा जाएगा। आप रेलवे मजिस्ट्रेट बरेली के द्वारा दिए गए आदेश की अपील सेशन जज बरेली के यहां भी कर सकते हैं और सेशन जज शाहजहांपुर के यहां भी कर सकते हैं। सीजेएम बरेली भी उस पर नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे और सीजेएम शाहजहांपुर भी उस पर अपनी नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 का जो अर्थ निकलेगा वो इसी प्रकार निकल कर आएगा। और जब हम ये बता रहे थे, अगर शुरुआत से एक एक बात पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो ये जो अंतिम निष्कर्ष है ये आपको उसी तरह याद करना पड़ेगा जिस तरह आपको ये याद करना पड़ा कि अकबर का राज्यारोहण किस सन में हुआ था, क्योंकि फिर आपने समझा कुछ नहीं, और जब समझा कुछ नहीं तो फिर अकबर का राज्यारोहण किस सन में हुआ था जैसे ये याद नहीं रहता, ऐसे ये भी याद नहीं रहेगा कि उस न्यायिक मजिस्ट्रेट पर सुपरवाइजरी अथॉरिटी कौन कौन प्रयोग करेगा, ये भी याद नहीं रहेगा। इसलिए कानून को समझना जरूरी है और विशेषकर प्रक्रिया को, प्रोसीजर को। जब आप प्रोसीजर को एक बार समझ लेते हैं तो फिर समस्या ही नहीं बचती, सारी चीजें क्लियर होती हैं दिमाग में और फिर कुछ पूछना भी नहीं पड़ता। आप देखेंगे जब आप एज अ जूनियर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, अब मान लीजिए बिना टिकट पकड़ गए, अब रेलवे मजिस्ट्रेट शायद बरेली ने, क्योंकि वहीं जाएंगे आप, वहां से कोई आदेश हुआ और आप जिला कारागार शाहजहांपुर में बंद है, ये जिला कारागार बरेली में बंद है। अब आपकी समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस आदेश के विरुद्ध जो पुनरीक्षण है, अपील है, बेल है, आखिर कहां करें। सीजेएम पकड़े गए आप शाहजहांपुर की सीमा में, अब आपकी समझ ही में नहीं आ रहा कि सेशन जज शाहजहांपुर क्या करें, बंद है, आप बरेली में, ठीक है। तो आपके सामने समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के बाबत फिर आप लोगों से पूछताछ करते दिखाई देते हैं, और जिससे पूछताछ कर रहे हैं वो जितना विद्वान है वो तो अपनी समझ के मुताबिक उत्तर देगा, वो अपनी समझ के मुताबिक उत्तर देना शुरू करता है और फिर आप भ्रम में पड़ते जाते हैं। सेक्शन अगर आपको क्लियर है तो फिर कोई समस्या आती ही नहीं।
ठीक है, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 4। अब कहता मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ समझे जाएंगे, सबऑर्डिनेट किसके होंगे? ठीक है, सबऑर्डिनेशन अलग बात है और जनरल कंट्रोल अलग बात है। ठीक है, जनरल कंट्रोल मां बाप का रहता है घरों में, लेकिन सबऑर्डिनेशन मां बाप का हो ऐसा नहीं होता। सबऑर्डिनेशन जब आपके ऊपर ठीक है, या यूं कहें जब आप किसी के सबऑर्डिनेट होते हैं तो आपके प्रत्येक काम के संबंध में उसकी अनुमति जरूरी है, क्योंकि आप सबऑर्डिनेट हैं उसकी अनुमति अभिव्यक्त होगी, उसकी अनुमति विविक्षित होगी, इससे मतलब नहीं है। विविक्षित को अंग्रेजी में इंप्लाइड कहेंगे। उसकी अनुमति अभिव्यक्त भी हो सकती है, उसकी अनुमति इंप्लाइड भी हो सकती है। अभिव्यक्त आपने प्रत्येक काम करने से पहले उससे पूछा, और इंप्लाइड हमने ये कह दिया ठीक है, जब तक हम मना ना करें तब तक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके प्रत्येक काम के प्रति मेरी इंप्लाइड कंसेंट है, क्योंकि या तो हम मना करें, जब तक हम मना नहीं करते तब तक प्रत्येक काम के लिए मेरी कंसेंट है, ये माना जाएगा। जैसे कल हम परिभाषा कर रहे थे कि हियरिंग सामाजिक उपयोगितावादी है और बेंथम और मिल ये भी उपयोगितावादी है। तो क्या फर्क है बेंथम और मिल और हियरिंग में? बेंथम और मिल व्यक्तिवादी है और हियरिंग ये समुदायवादी है। बेंथम और मिल का विचार ये कि व्यक्ति के कामों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के उपभोग से स्वयं को नुकसान या किसी अन्य को नुकसान ये पहुंचा लेने की आशंका न हो। और बेंथम और मिल इस बात के प्रति ज्यादा आग्रही हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें हस्तक्षेप राज्य को केवल तब करना चाहिए जब व्यक्ति के कामों से दूसरे को नुकसान होने की संभावना हो। आप अधिक स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएंगे इसलिए क्योंकि उससे दूसरे को नुकसान होने की संभावना है, इसलिए आपके कार्य पर नियंत्रण ये उचित है। ये बेंथम और मिल कहेंगे। हियरिंग कहेंगे नहीं, आप बहुत तेज गाड़ी तो नहीं ही चलाएंगे, साथ ही आप हेलमेट भी लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ आप अपने लिए नहीं है, आपका विकास सोसाइटी के लिए हुआ है। अगर आप व्यक्ति हैं तो आप नागरिक भी हैं, और नागरिक के तौर पर आपका दायित्व तो समाज के प्रति है। आप खुद की हत्या ये भी नहीं करेंगे, किसी की हत्या तो नहीं ही करेंगे। तो हियरिंग का जो दृष्टिकोण है वो ज्यादा विस्तृत है। अब आप कहेंगे तो हियरिंग क्या ज्यादा काबिल है बेंथम ऑस्टिन? तो नहीं, काबिल नहीं है। वो युग के परिवर्तन की बात है। बेंथम ऑस्टिन उस युग में आ रहे हैं जिस युग में विधिक क्षेत्रों में ये बातें चल रही हैं कि अंतर्विवेक का आदेश यही कानून है। अब अंतर्विवेक किसका? अंतर्विवेक आपका या मेरा? और हमने पहले भी कहा अंतर्विवेक के मुताबिक तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। अगर अंतर्विवेक के मुताबिक कोई गलत कर सकता होता तो आप वे काम जिन्हें आप गलत मानते हो, ठीक है, उन्हें कर सकने में आप सक्षम होते, चाहे आप अकेले में होते और चाहे लोगों के साथ। लेकिन नहीं, जो काम आप गलत मानते हो वो आप अकेले में भी नहीं करते जब आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अकेले में भी आप कुछ कर रहे हो, इसका मतलब अंतर्विवेक से आप उसे
ठीक मानते हो, हम चोरी कर रहे हैं, तो हम चोरी कर ही तब पाएंगे जब हम अंतर विवेक से उसे ठीक मानेंगे। हम ये ठीक मानेंगे कि चोरी कर लेनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। भले ही ठीक है, क्या हो कि चोरी हम जो नहीं कर रहे सामाजिक दबाव के कारण न करें, लेकिन अगर कर पा रहे हैं तो अंतर विवेक अगर उसे ठीक मानेगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा कर ही नहीं सकते, दंड हो या न हो, ये स्थिति है। तो इयरिंग इस चीज को पहचानना है। बेंथम ऑस्टिन जिस युग में आए उस युग में ऐसी बातें चल रही थी, इसलिए उन्हें वो बात कहनी पड़ी। ठीक है, तो अपने अपने युग की बात है, अलग अलग ढंगों से चलती है। तो इयरिंग सामाजिक उपयोगितावादी ये कहला है। तो सबॉर्डिनेशन, अधीनस्थ होना, अगर आप किसी के अधीनस्थ हैं तो आपके कार्यों पर उसका नियंत्रण रहेगा। ये भले ही है कि हर काम को करने के पहले आप उससे पूछ नहीं रहे, क्यों? विविक्षित नियंत्रण, ठीक है, यह विविक्षित अनुमति उसकी आपको मिली हुई है। उसने कहा जब तक हम मना ना करें तब तक आपको अनुमति है, आप कर सकते हैं। और एक होता है कि वो अभिव्यक्त रूप से अधिकृत करे कि हाँ मेरी ओर से परमिशन है, आप ये कर सकते हैं। तो तरीके दोनों होते हैं, लेकिन सबॉर्डिनेशन जहां होगा वहां आप जिसके सबॉर्डिनेट हैं उसकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी अपने प्रत्येक काम के प्रति, और काम के प्रति आपकी जो उसकी जो अनुमति है वो विविक्षित भी हो सकती है और अभिव्यक्त भी। लेकिन जब सामान्य नियंत्रण होता है, जब जनरल कंट्रोल होता है, तो जनरल कंट्रोल आप स्वतंत्र हैं, करिए अपने ढंग से काम। लेकिन हम जब कोई निर्देश देना चाहेंगे, हम आपके काम में कोई कमी पाएंगे और हमें लगेगा अब आपको निर्देशित करना जरूरी है, तो हम निर्देशित करेंगे, अन्यथा ठीक है अपना काम करिए, हम तो कोई मतलब नहीं, मेरी अनुमति नहीं चाहिए आपको। सबऑर्डिनेशन में अनुमति चाहिए। अनुमति दो तरीके से हो सकती है, या तो अभिव्यक्त या विविक्षित, लेकिन जनरल कंट्रोल में अनुमति नहीं चाहिए। सामान्य नियंत्रण, इसके अंतर्गत क्या होगा, आप अपना काम करिए, जब हमें लगेगा कि आपको निर्देशित करने की जरूरत है हम करेंगे, बिकॉज आई हैव ए जनरल कंट्रोल ओवर यू। तो जनरल कंट्रोल बात अलग है और सबऑर्डिनेशन ये बात अलग है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना कहता क्या कहता है, देखिए प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। यानी सीजेएम सीधे सेशन जज के सबऑर्डिनेट है, लेकिन प्रत्येक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये सेशन जज के जनरल कंट्रोल में है, ये सामान्य नियंत्रण में है। यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित करने का काम सामान्य तौर पर सीजेएम करेंगे। अधीनस्थ वो किसका है, सीजेएम का, उस पर जनरल कंट्रोल किसका है, सेशन जज का। लेकिन सेशन जज सीधे सबऑर्डिनेशन में, और सबऑर्डिनेशन है तो जनरल कंट्रोल होने की जरूरत ही नहीं। भाई जब सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट जनरल कंट्रोल में रहेगा ही। ये हो सकता है कि आप जनरल कंट्रोल में हो लेकिन सबऑर्डिनेट ना हो, लेकिन ये असंभव है कि आप सबऑर्डिनेट हो और उसके सामान्य नियंत्रण में ना हो, क्योंकि सबऑर्डिनेट अगर आप हैं तब तो उसके नियंत्रण में है ही। नियंत्रण का प्रकार, ठीक है, ये सामान्य, ये हो सकता है, ये कार्य विशेष के संबंध में आप नियंत्रण में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सबऑर्डिनेट हैं तब तो मतलब ही खत्म हो गया।
तब तो कार्य विशेष नहीं बल्कि सामान्य नियंत्रण में आप उसके होंगे तभी सबॉर्डिनेट हो पाएंगे, अन्यथा सबॉर्डिनेट हो ही कैसे सकते हैं। इसलिए यहां लिखा है उन्होंने कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। यह सवाल अक्सर चलता है कचहरी में कि एक मजिस्ट्रेट के यहां अगर कुछ चल रहा है जो कि गलत है तो उसका सीजीएम से शिकायत की जाए या सेशन जज से, दोनों से हो सकती है, क्योंकि वो सीजीएम का अधीनस्थ है और सेशन जज के जनरल कंट्रोल में, दोनों बॉस हैं उसके। जहां तक सीजीएम का सवाल है तो वो सीधे सबॉर्डिनेशन में है सेशन जज के, और जब सबॉर्डिनेशन में तो जनरल कंट्रोल भी तो है ही उस पर। तो यूं देखें कि जो सेशन खंड है या जो जिला है उसमें सर्वोच्च कौन हो गया? सेशन जज। ठीक है ना। जितने प्रकार के दंड न्यायालय हैं सबकी प्रमुख, ठीक है, ये सबसे जो सब में प्रमुख हैसियत है वो किसकी आ गई? सेशन जज की। क्यों? प्रत्येक जिला एक सेशन खंड है। ठीक है, कोई सेशन खंड ऐसा नहीं है जिसे जिला न कहा जाए, यह जिला ही सेशन खंड है। और जिला या सेशन खंड, इसमें सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति है। तो और बाकी सारे लोगों की नियुक्ति कहां है? जिले में। तो जब बाकी सारे लोगों की नियुक्ति जिले में है तो यह भी कहा जा सकता है कि बाकी सारे लोग सेशन खंड में नियुक्त हैं और सेशन खंड पर जो सारी अधिकारिता है वो सेशन जज की है। तो सारे लोगों, ठीक है, ये सारे दंड न्यायालयों का प्रमुख व्यक्ति सेशन जज को होना ही चाहिए न्यायिक दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके सेशन न्यायालय में, क्योंकि प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायाधीश नियुक्त होगा, प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय होगा। तो यूं कहें उसका जो सेशन न्यायालय है उसी में सब अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सबऑर्डिनेशन अल्टीमेटली सबके ऊपर सेशन जज का ही आ रहा है। ठीक है, तो आपका कहता है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य वितरण के बारे में समय समय पर संहिता से संगत नियम बना सकता है, यह विशेष आदेश दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेसी का प्रमुख है, वो एसीजीएम के रूप में जो डेजिग्नेट हुआ है हाई कोर्ट से, उसका भी इमीडिएट बॉस है। और जो अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जिन्हें जेएम के नाम से जाना जा रहा है, उनका भी इमीडिएट बॉस है। वो दोनों का इमीडिएट बॉस है। इससे कार्य वितरण, मजिस्ट्रेट के द्वारा सुने जाने योग्य जितने अपराध हैं वे सब अल्टीमेटली सीजीएम के कोर्ट को जाएंगे। अगर कार्य वितरण वो न करे तो, ठीक है, तो कार्य वितरण अगर नहीं करेगा तो अकेला क्या क्या करेगा। और फिर जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उतने न्यायालय जितने राज्य सरकार ने जरूरी समझे हैं, ठीक है, उनकी स्थापना करने का फायदा ये भी क्या होगा अगर कार्य वितरण नहीं करेंगे आप। तो जो राज्य सरकार की ताकत थी कि वो जिले में उतने न्यायालय स्थापित कर सकती है उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात, जितने वह आवश्यक समझे, उस ताकत का कोई उपयोग नहीं बचा। और कानून पूरा एक होता है, पूरा कानून व्यवस्था बनाने के लिए निर्मित होता है। जब पूरे कानून का पालन होगा व्यवस्था तभी निर्मित होगी। तो प्रक्रिया पूरी की पूरी फॉलो होगी, एक एक सेक्शन फॉलो थोड़ी होगा। ठीक है, और निर्वाचन का यही सिद्धांत भी है
कि कानून का निर्वचन ऐसे किया जाएगा कि उसका एक भी उपबंध विफल न हो। यही लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो जब हम पीछे से लेकर चलेंगे तो कार्य वितरण जरूरी हो जाएगा अगर न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक से अधिक न्यायालय मौजूद हैं। देखिए, सेक्शन ऐसे इनेक्ट हुआ दिखाई देता है मानो सीजेएम भगवान है कि कार्य वितरण के संबंध में आदेश कर सकता है। इसका मतलब तो यह हो गया कि चाहे तो करे और चाहे ना करे। अगर आइसोलेटेड करके सेक्शन को पढ़े तो, अगर सेक्शन को अकेले पढ़े तब निष्कर्ष ऐसे आएगा, लेकिन निर्वचन के सिद्धांतों के मुताबिक सेक्शन को पढ़ा जाएगा तो निष्कर्ष बदल जाएगा। फिर कायिक समीक्षा आएगी, यानी सेक्शन को ऐसे पढ़ना है जैसे शरीर काम करता है, पैर को मस्तिष्क के अकॉर्डिंग चलना है। यह नहीं होगा कि आप जाना इधर चाहते हैं, पैर कहे नहीं हम तो इधर जाएंगे। ठीक है, तो चलना तो पैर का काम है, तुम कहते रहो हम इधर जाएंगे, हम तो इधर ही जाएंगे। ये नहीं है। ठीक है, कायिक समीक्षा होनी चाहिए। ये कहेगा ये चलेगा, और तब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अपने शरीर से अलग हैं। ठीक है, हालांकि ये इस बात का कोई अनुभव आपका नहीं है, और इसी का अनुभव अध्यात्म में कराया जाता है, धर्म में कराया जाता है कि आप अलग हैं, शरीर अलग है। भूख शरीर को लगती है, आपको नहीं। और इसीलिए जब आप ये तय कर लेते हैं कि भूख नहीं लगेगी, हमें तो नहीं लगती, हालांकि ये आपको अभी जीने की वो कला आई नहीं है कि आप शरीर को मना कर पाए। आप शरीर के मुताबिक चलते हैं। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया। लेकिन जिस दिन आप ये सीख जाते हैं कि नहीं, शरीर को रहे आवश्यकता हमें नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, उस दिन बात बदल जाती है। दुख में ऐसा होता है, आप ये तय कर लेते हैं हम नहीं खाना खाएंगे। भूख नहीं लगती तो क्या उस दिन शरीर को जरूरत नहीं है एनर्जी की? है तो। लेकिन शरीर कहता है कि हमें खाना चाहिए, आप कहते हैं हमें नहीं चाहिए। बहुत खुशी है शरीर को, तब नहीं जरूरत क्या खाने की। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं है भूख लगती ही नहीं। आप कहते मेरी नींद उड़ गई, तो नींद, इसका मतलब यह है कि भाई नींद तो आ ही रही थी, रो जाती है। उस परिस्थिति में आपने ये तय किया कि हम नहीं सोएंगे। और जो व्रत की परंपरा शुरू हुई थी वो भी इसीलिए आपको ये प्रयोग कराने के लिए ही शुरू हुई थी कि आप ये करना सीखें कि आप अलग हैं और शरीर अलग है। तो आप अगर गति करना चाहते हैं तो शरीर को एक शरीर के रूप में काम करना पड़ेगा। दिमाग आदेश देगा तो पैर चलना चाहिए उसी दिशा में जिस दिशा में दिमाग आदेश दे रहा है, क्योंकि दिमाग चेतन है, शरीर जड़ है, वो पैर जड़ है। ठीक है, तभी आप बढ़ पाएंगे। जड़ और चेतन जो आप में है, दोनों जब मिलेंगे तो आपकी प्रगति होगी, अन्यथा संघर्ष होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही जब कानून पूरा एक है, वो एक बॉडी है, जब सेक्शन 1 के मुताबिक सेक्शन 531 इसको व्याख्यायित किया जाएगा, तभी कानून ठीक काम करेगा और उस उद्देश्य को प्राप्त करेगा जो उद्देशिका में लिखा है। अन्यथा वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता जो उद्देशिका में लिखा है। आप कानून को आइसोलेट करके नहीं पढ़ सकते। अगर ये लिखा है सीजेएम ऐसा कर सकेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि घर की खेती है, करो चाहे मत करो। जब इसे पढ़ेंगे हम, ठीक है, सेक्शन 9 की लाइट में, अब तो 9 ही कहेंगे, पहले तो 11 कहते थे, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उतने न्यायालय होंगे, कहां लिखा है
9 में। तो जब उस लाइट में देखेंगे तो लिखा ऐसे दिखाई देगा, मानो वहां यह लिखा है कि यदि जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक से अधिक न्यायालय हैं तो न्यायिक तो सीजेएम ऐसा करेगा, तब ऐसे लिखा दिखाई देगा कि वो कार्य वितरण से संगत आदेश करेगा, कार्य वितरण के संबंध में आदेश इस संहिता से संगत रहते हुए करेगा। फिर बात ऐसे दिखाई देगी, फिर आपको वो शक्ति अनियंत्रित नहीं दिखाई दे सकती। और इस कला को सीखने के लिए ही 3 वर्ष समर्पण आपसे कराया जाता है। दिस इज द आर्ट। ये बेयर रीडिंग है जो एक आर्ट है अपने में, और यही सिखाने के लिए आपको अलग से प्रशिक्षित किया जाता है एलएलबी के स्टूडेंट के तौर पे। आप एलएलबी ऐसे करने लगते हैं जैसे इतिहास पढ़ रहे हो, हेडिंग डालेंगे, हाशिया निकालेंगे और नंबर लाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब इस सबका भी मतलब है, इस सबका तभी मतलब है जब कानून आता हो। आता कुछ नहीं है, याद कर लिया है, हाशिया निकालना है, बैठे लाल पीला उत्तर पुस्तिका को रंग रहे हैं, ये नाके आज तो प्रोफेशनल कुछ आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या मतलब है उस सबका? ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसको उसी ढंग से सीखना चाहिए। तो कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। विशेष आदेश उनका कि सब जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध किए जाने के लिए शिकायत दर्ज कराई जाएगी, वो अगर अन्वेषण के उपरांत सत्य पाई जाती है तो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान फला करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है ना? जिले भर में कहीं हो, लेकिन संज्ञान ये करेंगे कि करना है या नहीं करना है। होता है यहां जिले भर में सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध अगर उन्हें करने की शिकायत दर्ज कराई गई है तो उस शिकायत के संबंध में हुए अन्वेषण के उपरांत प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने की अधिकारिता एसीजेम सेकंड, एसीजेम थर्ड इन्हीं को दे रखी है, बाकी नहीं, कहीं नहीं करेंगे। भले ही वो स्थान के दृष्टिकोण से वो अपराध कहीं भी किया गया जिले भर में, ठीक है, कथित किया गया हो, भले ही कुछ भी हो, ये कहा गया पुआया में हुआ तब भी कोई मतलब नहीं, तिलैर में हुआ तब भी कोई मतलब नहीं। तो विशेष आदेश भी कर सकते हैं और सामान्य आदेश ये भी कर सकते हैं कार्य वितरण के बारे में कि ठीक है फला थाना क्षेत्र, क्योंकि हमने कल भी आपसे कहा, पहले भी कहा कि संपूर्ण सेशन खंड या संपूर्ण जिला थानों में विभक्त रहता है आपराधिक न्याय प्रशासन के दृष्टिकोण से। तो ऐसे भी हो सकता है कि अमुक थाने पर अमुक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का विस्तार होगा, और मजिस्ट्रेसी का प्रमुख कौन है? सीजेएम। इसलिए कार्य वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता किसको है? सीजेएम को। और एक बात, यह भी हमने अपने मन से नहीं कहा है कि साहब सीजेएम जब इस ताकत को एंजॉय करेगा कार्य वितरण की तो सेक्शन 9 का ध्यान रखेगा। यह भी हमने अपने मन से नहीं कहा, क्योंकि अपने मन से हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हम अपने मन से कुछ भी कह रहे हैं तो वो गलत है। हम ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हो, वो भी गलत है। हमसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या कहता है? बेयर आप पढ़ेंगे तो बेयर में हर बात दिखाई देगी। कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है। सेक्शन 9 किसका भाग है? इस संहिता का। इस संहिता से संगत यानी ऐसे नियम बनाएगा कार्य वितरण के संबंध में जो इस संहिता से संगत दिखाई दें, इस संहिता के विरोध में न दिखाई दें। इसका मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रतिबंध यह आ गया।
यू कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरली, ठीक है, आप निरंकुश ढंग से काम नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं काम करेंगे कि हम जिसे चाहेंगे जो काम दे देंगे। नो, इस संहिता से संगत। और यही हम बार बार कहते हैं कि ये चीजें अगर आपको पता है तो आप रोएंगे कचहरी में, क्योंकि जिस सीजेएम को आपने ये बता दिया कि आप स्वतंत्र नहीं है, उसी से आपका झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो माने ये बैठे कि हम तो भगवान हो गए। उनकी मान्यता ये है कि जैसे ही हमने पीसीएसजे क्वालिफाई किया, बस हम ईश्वर हो गए। और जैसे ही कोई बताता है कि नहीं तुम ईश्वर नहीं हो, ईश्वर ये है, इसमें जो लिखा है बस वही कर सकते हो, वैसे झगड़ा हो जाता है। उन्हें वो सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देने लगता है। और इसीलिए वकील दुनिया का सबसे निर्भीक आदमी कहा जाता है। वो जिससे रोजी कमाता है उसी को बताता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। दुनिया में सारे प्रोफेशनल्स जिससे रोटी कमाते हैं उसकी चमचागिरी करते हैं, उसकी फ्लैटरिंग करते हैं। वकील अकेला ऐसा है जो दुनिया में खड़े होकर उसी से झगड़ता है जिसकी कलम से उसे अपने मुवक्किल का भला कराना है। और इसीलिए न्यायाधीश भी महान कहे जाते हैं कि वे उस व्यक्ति से झगड़ा हो जाने के बाद भी, ठीक है ना, जो उनको नुकसान, मतलब जो उनकी अवमानना कर रहा है, अवमानना तो नहीं कर रहा, जो मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बात नहीं मान रहा, और उनके उस कलम चलाने से जिसे फायदा होगा वही जानते ही से फायदा होगा, लेकिन फिर भी अगर ठीक न्यायाधीश है तो वकील से कितना भी झगड़ा हो जाए वो वही डिसाइड करते हैं जो डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि वकील उसका नुकसान क्या कर लोगे, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका तो कोई दोष नहीं, ठीक है। तो उसे तो वो मिलना ही चाहिए। इसीलिए दोनों महान कहे जाते हैं। वो सबसे निर्भीक कहा जाता है, वो महान कहा जाता है। दोनों सामान्य स्थिति ये अन्य प्रोफेशंस में आपको नहीं दिखेगी। और इसको बताया और समझाया सिर्फ क्लासेस में जा सकता है। आप कहो कि सामान्य तौर पर हम इसे बताएं और समझाएं, तो आप बता सकते हैं हम, और ना आप समझ सकते हो। इसे क्लास में ही बताया और समझाया जा सकता है, ठीक है। तो कहता है इस संहिता से संगत। यहां से हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हमेशा जो कुछ कहा जा रहा है उसका आधार बेयर में देखिए। अगर बेयर में उस चीज का आधार मौजूद नहीं है, जो कुछ कहा जा रहा है, तो बात निराधार है और उससे कानून की दुनिया में मान्यता नहीं मिलेगी, न मिलती है। आप जो कुछ वॉट एवर यू आर सेइंग, ठीक है, यू मस्ट शो द बेसिस फॉर दैट इन द बेयर एक्ट। इसके अलावा यही गीता है, यही सब कुछ है कानून की दुनिया में। आपसे तुरंत पूछा जाएगा दिखाइए कहां लिखा है। इसलिए मूर्खों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से बेवकूफ आपको मिलेंगे कानून की दुनिया में हैं जो कहते लिखे हुए से क्या मतलब, ठीक है, सीख लो तो कुछ नहीं, जो लिखा है बस वही होगा, ठीक है। अगला सेक्शन कहता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब देखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेसी सेक्शन 3 की लाइट में जब हम लोग देखेंगे तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेसी है वो इसलिए स्थापित हुई है ताकि अपराध हो ही ना, विचारण की जरूरत ही ना पड़े, रोग का उपचार हो, इससे बढ़िया है रोग हो ही ना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अपराधों का शमन, अपराधों का विचारण ये न्यायालय का काम है, लेकिन अपराधों का शमन ये सरकार का काम है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अपराध का शमन करना ये एग्जीक्यूटिव का काम है, अपराध का विचारण करना ये न्यायपालिका का काम है। और शमन ज्यादा बेहतर
स्थिति है और शमन के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति के कार्यों से ऐसा संदेह प्रतीत होता है कि इसके कार्यों से वो स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें से अपराध जन्म लेगा, ठीक है, आप रोज एक धार्मिक स्थान के पास अश्लील गाने बजाते हो, ठीक है, वहां अच्छे लोग रह रहे हैं, वो ये मानते हैं कि वॉट एवर यू आर डूइंग आप स्वयं के लिए उत्तरदायी हैं, उससे आप ही का मतलब है, जो कुछ बुरा होगा आप ही का होगा, हमसे कोई लेना देना नहीं है उसका, हमारा क्या है, हमारा क्या ले रहे हो, मरो। लेकिन कोई ऐसा आ सकता है जो कहेगा कि धार्मिक स्थान के पास ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें उठा के पटक देगा, और जब वो तुम्हें उठा के पटक देगा तो और कुछ हो ना हो उस स्थान की शांति भंग हो जाएगी, और फिर उसे उठा के पटकते देख के हो सकता कोई तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दे, भी जूते वहीं तुम्हारे मारे। ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जरूरी ये है कि जिस समय तुम ये कर रहे हो उसी समय तुम्हें रोका जाए, ठीक है। अश्लील टाइप के गाने बजाना ये अपराध नहीं है, अश्लील गाना गाना, ठीक है, वो सार्वजनिक स्थान पर ये अपराध है। लेकिन गाने इतने भद्दे होते हैं जो अश्लीलता की सीमा में भले ही ना हो लेकिन बड़े खराब लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैसा कर रहे हो तो क्या करें, अपराध तो हुआ नहीं, तो रोक तो सकते नहीं हम आपको। इसलिए क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी पड़ेगी कि यदि आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे लोक शांति के भंग होने की आशंका है, कोई भी ऐसा काम, तो आपके कार्यों को रेगुलराइज किया जा सके, कोई ऐसी व्यवस्था तो बनानी होगी। आपको व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता है, आप कोई व्यापार कोई वाणिज्य ये कर सकते हो विधि सम्मत। मांस का व्यापार विधि सम्मत है, आप वहीं सड़क पर जानवर स्लॉटर कर रहे हो, तो जो मांस खाते हैं वे भी जानवर को कटते नहीं देख सकते, जो खाते हैं वो भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए एक विशेष कौम ये निर्मित हुई है, वही कर सकते हैं वो, ठीक है। तो अगर आप काट रहे हो सड़क पर तो हो सकता लोग तुम्हें पीटे, तो आपके काम को और पीटेंगे तो अपराध पैदा होगा, शांति भंग होगी, तो आपके काम को रेगुलराइज करना जरूरी है। इस रेगुलराइजेशन के लिए ताकतें ये देना जरूरी है। अच्छा, फिर अश्लीलता, इसकी व्यक्ति संबंधी परिभाषा हो सकती है। जो हमें अश्लील लगता है वो आपको अश्लील नहीं लग सकता, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा कोमल और संवेदनशील होते हैं, उन्हें कुछ भी लगने लगता है, तो उतना तो थोड़ा आपको भी अपने को सहनशील बनाना होगा कि सब कुछ आपको अश्लील ना लगे। यानी जो एक सामाजिक नैतिकता है उससे असंगत काम अपराध को जन्म देगा। लेकिन सामाजिक नैतिकता क्या है, इस विषय पर तो निर्णय होना चाहिए, ठीक है। तो गाना बज रहा है, धार्मिक स्थान के पड़ोस में बज रहा है, आप पर आरोप कि आप ऐसा कर रहे हो धार्मिक स्थान के पड़ोस में, इस वजह से शांति भंग हो सकती है। लेकिन वो जिसे खराब लग रहा है वो व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील है, समाज की नैतिकता उस लेवल पर पहुंच गई है कि लोग उस प्रकार के गाने को आज अश्लील नहीं मान रहे हैं, तो शांति भंग की कोई आशंका नहीं है। सिर्फ इस आदमी को ऐसा लगता है, लेकिन इस बात की जांच जरूरी है कि वाकई गाना अश्लील है या नहीं है जो बजाया जा रहा है। अब इसकी जांच करे कौन, क्योंकि अपराध तो हुआ नहीं। भाई अपराध होता तब विचारण होता ना,
अपराध तो हुआ ही नहीं अभी तक। तो जो रेगुलर जुडिशरी है इसका कोई संबंध इस बात से हो ही नहीं सकता। रेगुलर जुडिशरी को इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करनी पड़ती है। मजिस्ट्रेट अपने में एक शब्द है जो कि न्याय निर्णय से ताल्लुक रखता है, और ये कार्यपालक है। क्यों? अपराध का विचारण नहीं कर रहा है, अपराध से पूर्व की स्थिति का विचारण कर रहा है, ठीक है ना। और ये उसका प्रतिनिधि है जिसकी जिम्मेदारी है शांति को बनाए रखना। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाएगी क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण काम करेंगे, अपराध का शमन। और किसके द्वारा की जाएगी? उस प्राधिकारी के द्वारा जो कि अपराधों के शमन के लिए उत्तरदायी है। वो प्राधिकारी कौन सा है? कार्यपालिका, सरकार। सरकारें दो हैं, केंद्र और राज्य। लेकिन शांति स्थापित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में जो कार्य वितरण और शक्ति वितरण के संबंध में सूचियां निर्मित है, उनमें राज्य सूची के मुताबिक राज्य सरकार का विषय है। इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेसी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होगी? राज्य सरकार के द्वारा। कहता है राज्य सरकार, अब देखिए अभी तक उच्च न्यायालय आ रहा था, अब राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट। अभी तक जुडिशियल, अभी तक न्यायालय स्थापित करने का हक राज्य सरकार का था, वो भी उच्च न्यायालय से परामर्श करने के उपरांत। और उसमें जो पीठासीन होगा उसका अपॉइंटमेंट उच्च न्यायालय कर रहा है। नाउ ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इज empowered to appoint such persons as the executive magistrate in a district, ठीक है, जितने वो उचित और पर्याप्त समझे, जिले की स्थिति को देखते हुए, जिले में समाहित क्षेत्रफल को देखते हुए, ठीक है। तो राज्य सरकार को ये शक्ति थी। अब यहां ये मनमानी शक्ति दिखाई देती है कि राज्य सरकार जितना उचित समझे, अनुच्छेद 14 के विरोध में नहीं है, अनुच्छेद 14 के विरोध में, क्योंकि जब अनुच्छेद 14 की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि शक्ति जिसे दी गई है वो प्राधिकारी कितना ऊंचा और नीचा है इस पर भी देखा जाएगा। अगर शक्ति उच्चाधिकारी को दी गई है तो भले ही विवेकाधिकार इस प्रकार की शक्ति ये दी गई है, फिर भी उसे निरंकुश नहीं माना जाएगा, क्योंकि बड़े आदमी से अपेक्षा होती है वो ठीक ही काम करेगा, गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो चूंकि राज्य सरकार को शक्ति मिल रही है, और देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपको इस विस्तार के साथ न बताया जाए तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे और पूछा जाएगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय, तो आपको ध्यान आएगा कि शायद राज्य सरकार करती है, कुछ याद नहीं पड़ रहा, शायद उच्च न्यायालय करता हो। और जब विस्तार होता है, पूरा पर्पस पता है, उद्देश्य पता है कि राज्य सरकार क्यों और उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय क्यों, तो फिर भूलने का सवाल ही नहीं। तो फिर सोते जागते उठते बैठते किसी समय पूछ लिया जाए, आपको वो याद रहेगा। पढ़ना एक बार चाहिए, बार बार नहीं पढ़ा जाता, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं। बोले इस बार तो सीआरपीसी पास होने के लिए पढ़ी थी, अब की एग्जाम देने के लिए पढ़ी थी, फिर एपीओ देने के लिए पढ़ी थी, क्या मतलब है इसका? पढ़ा एक बार जाएगा, और एक बार पढ़ने के बाद बस दोहराया जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। हमें वो टीचर समझ में नहीं आते। बोले अभी तो पढ़ा दिया एलएलबी के लिए, अब कोचिंग करेंगे। अरे हम पढ़ा दें, उसका सेक्शन किसी से पढ़ने की जरूरत बचे? धिक्कार है मेरे जीवन पर और धिक्कार है मेरी टीचिंग को कि हमारे पढ़ाने के बाद सेक्शन किसी से समझने की जरूरत
बच जाए। मतलब ही क्या है, ठीक है ना, उसे सिर्फ एक बार समझा जाता है, बाकी नहीं। इसलिए धीरे चलिए लेकिन स्थायी तौर पर चलिए। कहता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार, तो राज्य सरकार और जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आगे कहता है राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की वे शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। अपर, इसके लिए एडिशनल शब्द आता है, यानी मजिस्ट्रेसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तौर पर जो शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को मिली है, वे सारी शक्तियां अगर एडिशनल कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई तो उसे रहेंगी सारी, या राज्य सरकार जिनका निर्देश दे दे कि जिला मजिस्ट्रेट की अमुक शक्तियां होंगी, अमुक नहीं होंगी। आप देखेंगे यहां बोले ये कौन है, बोले एडीएम प्रशासन, बोले ये कौन है, बोले एडीएम, ठीक है, वित्त एवं राजस्व, ठीक है ना। तो विभिन्न कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां हैं जो अपर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उन्हें इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं वे प्राप्त हैं, सारी की सारी या उतनी जितनी का निर्देश राज्य सरकार दे, और यहां निर्देश जारी करने की ताकत राज्य सरकार में ही है क्योंकि मामला कार्यपालन का है, ठीक है, यहां न्याय निर्णय नहीं है उद्देश्य। आप देखेंगे पुलिस रेगुलेशन में लिखा है कि किसी भी थाने का जो भारसाधक अधिकारी होगा वो जिला मजिस्ट्रेट उसकी सहमति से ही अपॉइंट होगा, क्योंकि जिले में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी एसपी नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू पुलिस रेगुलेशन। तो जिला मजिस्ट्रेट बहुत सारे काम करता है, तो अक्सर इस शक्ति को वो किसे दे देते हैं, एडीएम प्रशासन के नाम से जो व्यक्ति अपर जिला मजिस्ट्रेट जिले में काम कर रहा होता है उसे ये ताकत दे देते हैं, वो देता है और उसकी सहमति, जिला मजिस्ट्रेट की सहमति मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शक्ति उसे प्रदान कर दी गई, ठीक है। तो आगे कहता है जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे जब किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप, अब पद की रिक्ति अलग है, पद की रिक्ति का मतलब हुआ रिटायर हो गया, डेथ हो गई, ठीक है, पद की रिक्ति बात अलग है और अनुपस्थित या कार्य करने में असमर्थ ये बात अलग है। ये हम लोगों ने वहां भी देखा था, यहां भी देखेंगे। तो अगर पद की रिक्ति है, ठीक है, कहता है जब कभी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है और ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो। अगर पद में रिक्ति है तो कोई तो होगा जिले में जो जिला मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती माना जाएगा कार्यपालक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। कार्यपालक प्रशासन, सड़क बनना है, ठीक है, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कार्यपालक प्रशासन जो है उसको चलाने के लिए कोई तो अधिकारी होगा जो जिला मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती होगा, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट इसमें 3 शक्तियां निहित होती हैं। जिला मजिस्ट्रेट भी है सीआरपीसी में या बीएनएसएस में, और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह उन शक्तियों का उपयोग करेगा जो शांति स्थापना के संबंध में बीएनएसएस के माध्यम से उसे दी गई। वो कलेक्टर भी होता है और कलेक्टर के रूप में वह, ठीक है, जो राजस्व संहिता है उसके अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करेगा और खेती और लगान से संबंधित मामलों का निस्तारण करेगा। वो जिला अधिकारी भी होता है और जिला अधिकारी के रूप में वो कार्यपालक प्रशासन के लिए उत्तरदायी ये होता है।
ठीक है ना। तो यहां जिला मजिस्ट्रेट की बात चल रही, लेकिन वो जिला मजिस्ट्रेट जिले के कार्यपालक प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति ये भी है, ठीक है ना। जिले का कार्यपालक प्रशासन भी उसी के पास है और वही जिला मजिस्ट्रेट है। अब उसके पद में रिक्ति है, तो जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए कोई तो होगा जो उसका पद उत्तरवर्ती होगा। देखिए, एडीएम को नहीं दे रहे हैं, कार्यपालक प्रशासन के लिए जो पद उत्तरवर्ती है वो, अगर एडीएम है तो एडीएम, एडीएम नहीं है कोई और है तो कोई और। अब उत्तर प्रदेश में कार्यपालक प्रशासन डीएम के बाद जिसके पास होता है वो सीडीओ होता है, एडीएम नहीं है। सीडीओ इसके पास कार्यपालक प्रशासन होता है डीएम के बाद। नेक्स्ट टू डीएम सीडीओ होता है कार्यपालक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर पद में रिक्ति है तो उत्तर प्रदेश में चूंकि सीडीओ का पद आ गया और कार्यपालक प्रशासन के दृष्टिकोण से सीडीओ उसका पद उत्तरवर्ती है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जो अस्थायी रूप से शक्तियों का उपयोग किया जाएगा सीडीओ के द्वारा। अगर सीडीओ की नियुक्ति ना होती तो एडीएम पद उत्तरवर्ती होते कार्यपालक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात को अलग अलग न लिखना पड़े, क्योंकि बीएनएसएस पूरे देश के लिए है, खाली उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ी है। तो एक सेक्शन उन्होंने बना दिया कि अगर पद में रिक्ति है तो जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए जो उत्तरदायी है उसके बाद उसे अस्थायी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपभोग करने का हक ये रहेगा, ठीक है ना। और वो उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट पर अधिरोपित किए गए हों। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है और उसको भार साधन से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। अब यहां बात ठीक है, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उन्होंने उपखंड का भार साधक बना दिया और क्या कर दिया, उपखंड का भार साधक बना सकती है, उसको भार साधन से मुक्त कर सकती है, यानी उसे हटा भी सकती है। उपखंड का भार साधक बना सकती है और भार साधन से मुक्त कर सकती है, ठीक है। और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा, जो एसडीएम रहते हैं, ठीक है ना। ये उपखंड, और राज्य सरकार चाहे तो भार मुक्त भी कर सकती है, दे भी सकती है, हटा भी सकती है। राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी। पहले ये 4A करके अमेंडमेंट लाए थे, अब क्योंकि नया बीएनएसएस ले आए तो सीधे इन्होंने सबसेक्शन 5 बना दिया, और सबसेक्शन 5 में इन्होंने कहा कि सबसेक्शन 4 में जो राज्य सरकार की शक्ति है, सबसेक्शन 4 में राज्य सरकार की शक्ति क्या है कि वो किसी के उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं और उसे भार साधन से मुक्त कर सकते हैं। ये शक्ति है। अपनी ये शक्ति राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है, अर्थात दे सकती है, और बिना किसी प्रतिबंध के देना चाहे तो बिना किसी प्रतिबंध के, और प्रतिबंध लगाकर देना चाहे तो प्रतिबंध लगाकर, कि जैसे जो सबसे सीनियर होगा वही अपॉइंट होगा, ऐसा वैसा जो प्रतिबंध लगाना चाहे। और नॉर्मली राज्य सरकार ये शक्ति प्रत्यायोजित जिला मजिस्ट्रेटों को ही कर देती है, और जिला मजिस्ट्रेट ही तय करते हैं कि अमुक उपखंड का भार साधक उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यपालन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होगा, वही तय करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसेक्शन 6 कहता है इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को देने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। यानी राज्य सरकार को एक और एडिशनल शक्ति आई कि अगर कहीं पुलिस का कमिश्नरेट स्थापित किया गया है, जैसे गाजियाबाद में पुलिस का कमिश्नरेट है, ठीक है, आपका लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानपुर भी शायद पुलिस कमिश्नरेट बना दिया,
तो पुलिस का कमिश्नर वहां बैठेगा, एसपी नहीं बैठता वहां। और जो पुलिस का कमिश्नर होता है वो बहुत ऊंची रैंक का अधिकारी, शायद एडीजी रैंक या आईजी रैंक उसकी होती है, यानी बैठेगा वो एक जिले में और आईजी लेवल होगा उसका, या शायद एडीजी लेवल ये रहता है उसका, मतलब उच्च अधिकारी होता है पुलिस का। एसपी तो से तो ऊपर की चीज होता है। हालांकि एसपी ही प्रमोशन होकर जाएंगे वहां, लेकिन बहुत बाद में प्रमोशन होकर। और चूंकि कमिश्नरेट जब स्थापित होगा तो जो पुलिस कमिश्नर होगा वो पुलिस का बहुत उच्च अधिकारी होता है। इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो इसमें शक्तियां हैं वो राज्य सरकार चाहे तो अगर पुलिस कमिश्नरेट है तो पुलिस कमिश्नर को भी वो शक्तियां दे सकती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या है ये आगे अभी आएगा। मुख्यतः उसे उस प्रकार के न्याय निर्णयन करने होते हैं जिन्हें, क्योंकि न्याय निर्णयन हमेशा अपराध का होगा, इसलिए न्याय निर्णयन तो उसे नहीं कहते, इसीलिए उसे जांच ये शब्द कहा जाता है, क्योंकि विचारण इसमें न्याय निर्णयन आता है और विचारण अपराध का होता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उन स्थितियों में निर्णय लेना होता है जिन स्थितियों में शांति भंग या अपराध के होने की आशंका होती है, तो वो स्थितियां हैं या नहीं ये डिसाइड करना कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम होता है। और अगर हैं तो उनसे निपटने के लिए व्यवस्था करना ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम है। तो ये एक आप कहें क्वेसी जुडिशियल, क्वेसी शब्द जहां लग जाता है वहां वो जो अर्थ देता है वो अर्थ ये देता है कि वो उस ढंग का प्रतीत होता है जिस ढंग की शक्ति से पहले क्वेसी शब्द लगाया गया, यानी क्वेसी जुडिशियल यानी वो न्याय निर्णयन सा प्रतीत होता है, यद्यपि न्याय निर्णयन नहीं है क्योंकि न्याय निर्णयन तो अपराध का होगा, ठीक है ना। तो जो क्वेसी जुडिशियल तरीके की शक्ति है जो पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए अन्य लोगों के पास, लेकिन ये चूंकि कमिश्नरेट है यहां पुलिस का बहुत उच्च अधिकारी बैठेगा, इसलिए उस प्रकार की शक्तियां भी राज्य सरकार प्रदान कर सकती है, ऐसा सेक्शन में लिखा है। शेष चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, देखें।